हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिटलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है ये एक प्रैक्टिस सेट पेपर है, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो कि मिड टर्म से जुड़ा हुआ है और सेशन 2026-27 का ही है। ठीक है, और ये जो पेपर आज हम डिस्कस करेंगे ये सब्जेक्ट सोशल साइंस का है और क्लास 8th का है। ठीक है, जिसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। तो जो ये प्रैक्टिस सेट पेपर है बेटा, ये बिल्कुल वैसा ही पेपर आपका मिड टर्म का होगा, क्योंकि जो पैटर्न आपका इस प्रैक्टिस सेट पेपर में है वैसे ही पैटर्न आप बच्चों को मिड टर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पेपर को, जो कि सोशल साइंस का है, क्लास 8th। तो बेटा यहाँ पे जो ये प्रैक्टिस सेट पेपर है ये 60 नंबर का दिया है आपको। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 60 है और ये 2.5 घंटे का पेपर है। तो अगर हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है यहाँ पे सेक्शन ए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, इनमें से कौन सा कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है? क्या रत्नागिरी है, गोवा है, चिकमंगलुर है, नेवली है? तो इसमें जो सही आंसर है इसका नेवली है। ये नेवली जो है ये कोयला उत्पादक यानी कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है। कोयला बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर निकाला जाता है। और नेवली जो है ये कहाँ पर है? ये टीएन यानी तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नेवली। ये कहां पर? ये तमिलनाडु राज्य में है और ये कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है भारत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए, ये रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें इसे अरेंज करना है। जैसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना जो है ये साल 1336 के आसपास हुई थी। इसके आगे फिर अगली स्टेटमेंट है तैमूर इन्वेजन, तैमूर इन्वेंशन ऑफ दिल्ली। तो तैमूर ने जो दिल्ली को कब नष्ट किया था? ये है साल 1398, इन्वेंशन ऑफ दिल्ली। इसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526। और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576। तो अब यहां से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में निकाल सकते हैं। तो जैसे पहला क्या है? विजयनगर एम्पायर हो गया। दूसरा क्या है हमारा? तैमूर का भारत दिल्ली पर हमला हो गया। और तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध, सॉरी पानीपत का युद्ध हो गया। चौथा हल्दी घाटी का युद्ध हो गया ना। यानी इसका जो सही ऑर्डर है वो 1, 2, 3 और 4। तो ये क्रम है इसका सही। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये हमारा सही जवाब है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, व्हेन वाज द छत्रपति शिवाजी महाराज बॉर्न। तो शिवाजी महाराज का जन्म कब होता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 1630, मतलब 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म होता है। और वो जो डेट होती है वो है 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी साल 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म होता है। और जिस जगह इनका जन्म होता है वो होता है शिवनेरी दुर्ग में। शिवनेरी दुर्ग एक ऐसी जगह है, एक दुर्ग है जहां पर इनका जन्म होता है। क्योंकि इनका जन्म शिवनेरी दुर्ग में होता है इसलिए इनका नाम शिवाजी रखा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे अगला सवाल आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो वास्को डी गामा अराइव्ड इन विच प्रेजेंट डे इन इंडियन स्टेट। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि वास्को डी गामा जो है वो जहां पहुंचा था वो आज का भारत का कौन सा स्टेट है ना। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, केरला में, जैसे अगर मैं भारत का नक्शा बनाता हूं आपको समझाने के लिए, तो ये देखिए ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे एक स्टेट है केरला। ठीक है, और केरला का जो ये तट है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। तो इस मालाबार कोस्ट पे वास्को डी गामा ने अपनी शिप को इस तरीके से उतारा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालाबार तट। ठीक, अगला सवाल, आगे सवाल कहता है कि करंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में अभी वर्तमान में कितने मेंबर है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 543। ठीक, 543 सदस्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है बच्चों वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन होता है किसका? राज्यसभा का।
ठीक, चलिए आगे। आगे कहता है इन विच ईयर JRD टाटा अवार्डेड द भारत रत्न। तो भारत रत्न JRD टाटा को कब दिया गया था? तो इसका सही जवाब है 1992 में उनको दिया गया था भारत रत्न अवार्ड। अब आगे हमारे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो हम अपनी स्टेटमेंट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी गई है, कहता है इन द 16। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बच्चों देखिए क्या है, इन द 16th सेंचुरी विजयनगर एम्पायर रीच इन जेनिथ अंडर द कृष्णदेव राय। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के समय में ये जो है विजयनगर एम्पायर काफी ऊंचाई पर था, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बाबर डेड इन 1530, बाबर की जो मृत्यु हुई 1530 में। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी जो है वो सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट है ना, क्योंकि विजयनगर एम्पायर जो है वो राजा कृष्णदेव राय के समय में काफी बहुत आगे पहुंच गया था, और बाबर जो है वो 1530 के अंदर ही उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कहता है इन मराठा एम्पायर द फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज कंट्रोल्ड। मराठा एम्पायर जो था उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमात्या। अमात्या जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर होता था, और ये वित्त से यानी पैसों से जुड़े हुए मामलों को कंट्रोल करता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे हमें कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच करना है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है बच्चों ये 1744 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1757 में। ठीक, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये होता है 1757 में। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल, कहता है हाउ मेनी मेंबर डज दिस प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू राज्यसभा। मतलब प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 12। 12 जो सदस्य है वो प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे कहता है वेयर डिड द फ्रांस एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट कंपनी इन इंडिया। तो फ्रांस ने अपनी जो फ्रेंच थे इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी भारत में कहां लगाई थी? तो इन्होंने लगाई थी सूरत में। सूरत यानी कि गुजरात में, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूरत। आगे अगला सवाल कहता है आफ्टर द डिफीट ऑफ whom 1192 was द दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश। मतलब किसको हराने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई, है ना। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो 1992 में तराइन के युग में की गई थी। देखिए यहाँ पर एक युद्ध होता है तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन के दो युद्ध होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये जो 1992 वाला है, सॉरी 1192 वाला जो है, 1192 वाला जो युद्ध है ये तराइन का सेकंड युद्ध था, जो किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और किसके बीच में? गौरी के बीच में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। तो ये जो युद्ध था जो 1192 में हुआ था, ये था तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और गौरी जीत जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, व्हेन डिड द कोल रिबिलियन ऑकर्स, है ना। कब जो है ये कोल जो है ये विद्रोह हुआ था? तो कोल जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1831-32 के आसपास ये विद्रोह हुआ था। ठीक, अब हम अपने सेक्शन बी पर आते हैं। तो सेक्शन बी देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड जो हमारा जिसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं उसकी विशेषताएं बतानी है। देखिए इसका क्या है, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब ये प्रकृति की देन होती है। ठीक है, इट इज फिक्स्ड इन सप्लाई एंड कैन नॉट बी इंक्रीज। ये मतलब इससे जो सप्लाई होती है, जो पूर्ति होती है, ये फिक्स होती है, लेकिन इसको हम बढ़ा नहीं सकते है। इट इज इमूवेबल, ये इमूवेबल होता है, मतलब इसको कहीं पे हिला डुला नहीं सकते। जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन को ये स्थिर रहती है और इसे आगे पीछे नहीं खिसका सकते। इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। जमीन हमें क्या प्रोवाइड करती है? जमीन हमें एग्रीकल्चर देती है और इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा इसका उत्तर, यानी जो क्वेश्चन है सेकंड ए का आंसर है। अगला सवाल है, आगे कहता है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो हमें एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एजुकेशन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन जो है ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को बढ़ाती है। इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ये हमारी जो उत्पादक क्षमता है और जो
उत्पादकता है उसको बढ़ाती है। इट डेवलप द स्किल एंड नॉलेज, एजुकेशन से स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है। इट प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, और कहीं ना कहीं इससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलता है। ठीक, चलिए आगे कहता है लिस्ट ऑफ एनी टू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के कोई दो सब्जेक्ट बताने हैं। तो पहला है एजुकेशन, ठीक है, जो कॉन्करेंट लिस्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैसे तो ये यहाँ पर दो पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने चार बता दिए, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये चारों के चारों जो है कॉन्करेंट लिस्ट के विषय हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, अगर मैरिज और डाइवोर्स की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो चारों विषय किसके हैं? ये कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में लोकसभा के साथ साथ कौन? स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, तो कौन? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर कानून बनाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं एनालाइज एनी टू फीचर्स ऑफ द इलेक्शंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शंस के दो फीचर बताने हैं। तो पहला फीचर क्या? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट जो है ये इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसमें हम वोट नहीं करते, हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं वो इलेक्शन में भाग लेकर प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। ही शी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एमपी एंड इलेक्टेड एमएलए। ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब उसको इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है, जिसमें एमपी और इलेक्टेड एमएलए जो होते हैं वो पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनने का अधिकार जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं और इलेक्टेड एमएलए हैं, ये ही राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेते हैं। आगे कहता है डिफाइन द कॉर्नलिज्म। कॉर्नलिज्म की डिफिनेशन देनी है। Colonialism is a system in which powers country establish political and economic control over another country for its defeats। मतलब कॉर्नलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक पावरफुल कंट्री जो होती है वो स्टैब्लिश करती है अपने आप को किसी दूसरे देश के ऊपर, अपने अधिकारों को, अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करती है ना, और कंट्रोल करने के साथ साथ दूसरे देश की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करती है ना। तो ये जो सिस्टम होता है ये वो कहलाता है कॉर्नलिज्म। मतलब कॉर्नलिज्म जो है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देशों की इकोनॉमी पे, उनके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं डिकॉर्नलाइजेशन। आगे कहता है रिव्यू द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन। तो हमें यूरोपियन के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताना है। तो इंडिया एज ए प्रोस्पेरस इकोनॉमी, भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा जो है प्रोस्पेरस थी। एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड फ्लोरिश्ड, मतलब खेती, शिल्पकार और व्यापार जो है काफी बड़े स्तर पर होता था। इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर फेमस वर्ल्ड वाइड, है ना। तो जो भारतीय कपड़ा और जो मसाले हैं ये काफी फेमस हो गए दुनिया में। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे दे रखा और सेक्शन नंबर सी और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जैसे कहता है एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर, है ना। तो विजयनगर एम्पायर के हमें तीन जो है फीचर बताने हैं। तो ही फाउंडेड द हरियर एंड बुक्का इन 1366। तो 1336 में हरियर और बुक्का ने इसको स्टैब्लिश, यानी विजयनगर को स्टैब्लिश किया था। हम्पी वाज अ कैपिटल। विजयनगर की जो कैपिटल है वो हम्पी है, हम्पी। ठीक है, हम्पी इसकी कैपिटल है। और हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, आगे इट प्रमोट ट्रेड, एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। मतलब ये प्रमोट करता है ट्रेड को, एग्रीकल्चर को, आर्ट्स को और आर्किटेक्चर को प्रमोट करता है। ठीक, अगला देखिए एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ द अहोम एम्पायर। एक्सप्लेन करना है अहोम एम्पायर के तीन फीचर्स कौन कौन से हैं। तो स्टैब्लिश इन असम बाय सुखपा। ठीक है, ये असम के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। ही हैड अ स्ट्रांग मिलिट्री, इनकी जो जवान थे काफी स्ट्रांग थे। सक्सेसफुल रेसिस्ट मुगल इन्वेशंस, मतलब मुगलों के जो आक्रमणकारी थे इनको इन्होंने, अहोम एम्पायर ने जबरदस्ती इनको रोका। ठीक है, अहोम एम्पायर जो था ये किस स्टेट्स में था? ये असम में रूल करता था अहोम एम्पायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कहता है एनालाइजेस एनी थ्री फीचर्स ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठा एम्पायर। मतलब मराठा एम्पायर के जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताना है। स्ट्रॉन्ग कैवलरी, मतलब इनके जो घुड़सवार हुआ करते थे वो काफी स्ट्रॉन्ग होते थे। गोरिल्ला वारफेयर, ठीक है, मतलब ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति में इनका यकीन था, उसी तरीके से लड़ते थे। फोर्ट, आगे कहता है फोर्ट प्लेड इंपॉर्टेंट डिफेंसिव रोल। जो इनके किले होते थे ये काफी डिफेंसिव रोल
अपनाते थे कि किलों की ऊंचाई बहुत होती थी और आसपास चारों खाइयां होती थी, जिसकी वजह से इनको जीतना काफी मुश्किल हो जाता था। ठीक। अगला सवाल कहता है एनालाइज एनी थ्री फीचर्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, तो मराठा एम्पायर के जुडिशियल सिस्टम को बताना है। तो जस्टिस वाज बेस्ड ऑन द लोकल कस्टम, लोकल कस्टम के माध्यम से जो है ये जस्टिस बेस है किस पे, लोकल कस्टम से। पंचायत, विलेज पंचायत एंड सेटल द डिस्प्यूट्स, जो विलेज पंचायत है ये कई तरह के डिस्प्यूट्स को निपटाता है। पेशवा सप्राइज द हायर जुडिशियल मैटर्स, और पेशवा के पास जो सबसे ज्यादा हायर जुडिशियल मैटर होता है केवल वही जाता है। ठीक। चलिए अगला है सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन डी में देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स में जो है डिफरेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। जैसे अगर मैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की करता हूँ, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है कैन बी रिप्लेनिश्ड और नॉन रिन्यूएबल कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ये रिन्यूएबल जो है ये इको फ्रेंडली होता है और नॉन रिन्यूएबल नहीं होता है, ये पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। सोलर, विंड अनलिमिटेड सस्टेनेबल, इसमें पेट्रोल, कोयला, नेचुरल गैस लिमिटेड एंड एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो इसमें जो सोर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं इस रिन्यूएबल में, और इसमें जो सोर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं और ये बचे रहते हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है एट एट का बी पार्ट है। कहता है एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कि ऊर्जा को बचाने के 5 कौन से ऐसे तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका स्विच ऑफ द अनयूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, की स्विच ऑफ करना, जिन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम इस्तेमाल नहीं करने उनके स्विच को ऑफ करना। यूज एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब को यूज करना। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना। प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको प्रमोट करना। अवॉइड द वेस्ट ऑफ फ्यूल, जो ये वेस्टेज है फ्यूल का इसको अवॉइड करना। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये कहीं ना कहीं कारण है हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आता है कहता है मे एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला फंक्शन है पार्लियामेंट का मेक लॉ, कानून बनाना। दूसरा फंक्शन है अप्रूव द बजट, बजट को पास करना। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना। ठीक है, और अगला है अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना, उसमें चेंज करना। रिप्रेजेंट द पीपल, और रिप्रेजेंट्स द पीपल, पीपल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी किसके, पार्लियामेंट के काम होते हैं। ठीक। चलिए अब आगे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ये केस स्टडी है। सेक्शन ई पार्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सीधे इसके आंसर्स पे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या होते हैं। रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड यूज बाय ह्यूमंस, मतलब वो संसाधन जो नेचर ने हमें दिया है लेकिन उनका इस्तेमाल ह्यूमन कर रहा है, तो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक, आगे कहता है सेकंड एक्सप्लेन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स विद सुटेबल एग्जांपल, हमें बताना है कि उन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, ठीक है, विद सुटेबल एग्जांपल के साथ। तो रिसोर्स आर नॉट इक्वली अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है, सब जगह रिसोर्स जो है अवेलेबल नहीं होते। एग्जांपल कोल इज अबंडेंट इन झारखंड बट द स्कैर्स इन राजस्थान, है ना, कोल जो है ये झारखंड में काफी बड़ी मात्रा में है बट राजस्थान में ये दुर्लभ है। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न, कहता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के जो अनइवन होने के क्या कारण है। ठीक है, तो पहला जो है रिलीजन इनइक्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड द वॉर ओवर द रिसोर्स एंड मिग्रेशन, ये जितने भी इसके कारण है। ठीक, चलिए अब 11th में आते हैं। 11th पैराग्राफ दिए, हम सीधे इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला सवाल जो है हु फाउंड द विजयनगर एम्पायर, तो हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। ठीक है, ये आगे ड्यूरिंग दूस रीजन एंड द डैमिंगो पायस विजिट विजयनगर, तो डैमिंगो पायस जो था वो किसके समय आया था, डैमिंगो पायस आया था कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में विजयनगर में। किसका टाइम पीरियड है, कृष्णदेवराय का। ठीक है, कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड 1509 से लेकर कहां तक है, 1529 तक। ठीक, 1509 से 1529 तक इनका टाइम पीरियड है। चलिए आगे अगला सवाल है हाउ वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एज अ डिस्क्राइब बाय द डैमिंगो पायस। डैमिंगो पायस जो है विजयनगर के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है, वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही बड़ा और सुंदर है।
वेल प्लान एंड गार्डन, लेक एंड मार्केट्स, बहुत अच्छे से गार्डन और प्लांट्स जो है बना रखे हैं, लेक और मार्केट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखे हैं। प्रोस्पेरस एंड क्राउडेड, मतलब काफी ज्यादा भीड़ है, ठीक है। और उसके बाद रिच इन ट्रेड, और व्यापार भी काफी बड़ी मात्रा में होता है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब किसने, डेमिंगो पायस ने लिखी थी, किसके बारे में, विजयनगर के बारे में, ठीक है, कि बहुत बड़ा है, व्यापार होता है, बहुत सारी मार्केटें हैं। चलिए अगला है 12वां सवाल, 12वें में भी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो सीधे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो व्हेन डिड द वुमेन इन स्विट्जरलैंड गेट राइट टू वोट, तो इसका जो सही जवाब है वो है 1971 में वुमेन्स को स्विट्जरलैंड में वोट का अधिकार मिल गया था। आगे अगला सवाल है, व्हेन डिड द वुमेन इन इंडिया गेट राइट टू वोट, भारत में इनको कब मिला, भारत में इनको मिला साल 1650 में, ठीक है, राइट टू वोट इनको मिला। नेक्स्ट आगे कहते हैं, विच फैक्टर इंश्योर्ड द राइट ऑफ वोट फॉर वुमेन इन इंडिया सो अर्ली, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इक्वलिटीज, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, जितने भी चीजें हैं ये सभी वुमेन्स की भारत में जो है उनके वोट के देने को अधिकार से जुड़े हुए फैक्टर हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है थर्ड, सॉरी 13। तो 13 में देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द कैजान, कॉन्टिन्यूअस गवर्नमेंट को बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सॉरी कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बोलते हैं कैजान। आगे कहता है, मेंशन एनी वन वर्क वैल्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्मन वर्क्स, है ना, तो इसमें आएगा पंक्चुअलिटी, ठीक है। अगला है, हाउ हैव द वर्क कल्चर्स ऑफ जापान जर्मनी कंट्रीब्यूट इन देयर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, द आंसर, जापान अडॉप्ट द कजान and government emphasize the punctuality, equality, discipline to industries growth, ठीक। चलिए एफ है, अब यहाँ पे हमारे एफ में हमारा मानचित्र आता है, तो मानचित्र को हमें भरना है, इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है। तो जैसे पहला पूछा है कर्नाटक कहाँ है, हम्पी कहाँ है कर्नाटक में, इसके बाद ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो देखिए यहाँ नक्शे में आप देख सकते हैं हम्पी, ठीक है, हम्पी क्या है, ये है आपका कर्नाटक। अगर हम बात करते हैं हम्पी की, तो हम्पी कहाँ है हमारा, कर्नाटक में, हम्पी हमारा कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटक, तो हम्पी ये हमारा हो गया कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक में, ठीक। इसके बाद अगला सवाल हमसे पूछा ग्वालियर और अंकलेश्वर ऑयल फील्ड, तो ग्वालियर कहाँ पर है, ग्वालियर जो है वो एमपी में है, एमपी कहाँ पर है, यहाँ यहाँ ग्वालियर एमपी में हो गया, और यहाँ पे ऑयल फील्ड गुजरात में है, यहाँ पर ऑयल फील्ड, ठीक है, गुजरात में, गुजरात में ऑयल फील्ड है, ठीक। आगे अगला सवाल आगे आता है, झारिया कोल फील्ड एंड बेला डेल्ला आयरन, तो झारिया जो है ये कहाँ पर है, देखिए झारिया जो है झारखंड में, झारिया, ठीक है, ये वाला हिस्सा है झारखंड का, तो ये झारिया हो गई, ठीक। इसके अलावा आगे नेक्स्ट हम तो आगे है आपको दे रखा है इसमें, झारिया हो गए झारखंड में, बेलाडिल्ला और कांतीन बक्साइड है ना मध्य प्रदेश में, तो देखिए बेलाडिल्ला कहाँ है, करना छत्तीसगढ़ में है, बेलाडिल्ला हमारा छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ हमारा ये रहा, ये सारा हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये आ जाएगा बेलाडिल्ला छत्तीसगढ़, ठीक। इसके बाद अगला सवाल आता है हमारा, काटनी बक्साइड मिल, ये मध्य प्रदेश में है, तो काटनी बक्साइड मिल कहाँ पर है, काटनी बक्साइड मिल मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश में काटनी बक्साइड बिल, ठीक है। तो ये बच्चे जितने भी थे सभी नक्शे हमने कंप्लीट कर लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बेटा वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो में कोई दिक्कत कोई परेशानी है जो आपको समझ में नहीं है तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो अपने कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, ठीक है। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।